चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम और नियमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दो दे रखे हैं कथन स्टेटमेंट। फर्स्ट है कि भारत में जो पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक है, जिसको कि सब्सिडी बैंक कहते हैं, उसके लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा क्या कर रहा है, विदेशी बैंकों की हम बात कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से नियम विदेशी बैंकों के लिए बना रखे हैं। दूसरा कहता है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो दूसरा जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है कि यदि कोई विदेशी बैंक हमारे देश में काम करेगी तो मैंडेटरी है कि उसके बोर्ड सदस्य में कम से कम 50% जो है इंडियन सिविलियन ही होंगे। ठीक है। और पहला जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कोई भी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी बैंक जब हमारे देश में आकर काम करेगी, विदेशी बैंक, तो उसे कम से कम जो 5 बिलियन की पूंजी की आवश्यकता होगी। ये न्यूनतम पूंजी होता है, मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए इनके पास। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। तो आपका राइट आंसर उसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम लोग CSR कहते हैं, इस नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला दिया गया था CSR नियम विनिर्दिष्ट करता है, यानी कि ये बताता है कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाला खर्च यानी व्यय CSR कार्यकलाप के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करता है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट्स देख रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। जो CSR का नियम है उसमें कहा गया है कि यदि आप कंपनी के लोगों पर ही खर्च कर रहे हैं, कोई व्यय कर रहे हैं, तो नहीं माना जाएगा कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी कर रहे हैं। ठीक है। कंपनी के लोगों के इतर जो है अगर वेलफेयर पर आम लोगों के ऊपर आप खर्च करते हैं, तभी ये CSR के अंतर्गत किया गया कार्यकलाप यानी कार्य माना जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे में समस्या है, क्योंकि CSR कह रहा है कि CSR कार्यकलाप पर होने वाला न्यूनतम व्यय, जो कम से कम व्यय है, इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं की गई, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से इस बिल में लिखा गया है कि जो आपका जो नेट प्रॉफिट है उसका एटलीस्ट 2% जो है आप CSR में खर्च करेंगे, इस कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में काम में यानी पब्लिक वेलफेयर में खर्च करेंगे। एटलीस्ट 2% नेट प्रॉफिट का, इसके ऊपर आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है ऐसे ही गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा जिसमें केवल एक यानी केवल एक सही हो, तो ऑप्शन ए जो हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर, जिसको RTGS कहते हैं, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्टेटमेंट्स है। कहता है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला कहता है कि RTGS लघु विखंडन रिएक्टर है। दूसरा कहता है कि इसका प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए हो जाता है। और तीसरा कहता है कि RTGS में प्लूटोनियम 238 का जो प्रयोग करते हैं हम, प्लूटोनियम 238 का जो यूज हो रहा है, जो इसका प्रयोग जो है शस्त्र विकास के उत्पाद के रूप में भी होता है। तो पहला और दूसरा, पहला स्टेटमेंट जो है जो बोल रहा है कि RTGS लघु विखंडन रिएक्टर है, अगर लघु विखंडन रिएक्टर होगा तो एटॉमिक बम के लिए उसका हम यूज कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अंतरिक्ष यान में ऑनबोर्ड प्रणाली को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सकते हैं इसके जरिए, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा भी सही है कि इसमें जो प्लूटोनियम 238 का हम उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग एटॉमिक बम बनाने में भी एक उत्पाद के रूप में किया जाता है। तो 2 और 3 सही है। देख लीजिए आंसर, आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बी में रखा है 2 और 3, तो बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कर रहा है कि कुछ कथन है, कथन फर्स्ट एंड कथन सेकेंड, उस पर विचार करना है। कथन फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि
बृहत तारे 52 तारों की तुलना, बृहत तारे का मतलब होता है गेंट स्टार, बहुत बड़े जो विशाल तारे होते हैं वो, और 52 तारे का मतलब है ड्वार्फ स्टार, जो बौना तारा होता है उसकी बात कर रहा है। तो उसकी तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं, यानी बृहत तारे ज़्यादा समय तक जीवन काल इनका ज़्यादा होता है, लंबे समय तक सस्टेन करते हैं, और 52 तारे पहले ही मर जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 52 तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्चतर दर होती है। तो स्टेटमेंट्स जो पहला वाला है वो गलत है। बृहत तारे से ज़्यादा जो उम्र 52 तारों का ड्वार्फ स्टार जो होता है, जो बौना स्टार होता है, उसका होता है, क्योंकि बृहत तारे के बाद भी अगले स्टेज में 52 तारे का निर्माण ही होता है। ठीक है, और ये बात दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है कि ये 52 तारे जो ड्वार्फ स्टार होते हैं इसकी तुलना में जो गेंट स्टार होते हैं, बृहत तारे होते हैं, उसमें नाभिकीय अभिक्रिया की उच्चतर दर होती है, और धीरे धीरे इस तरीके से क्या होता है, वो अपना सारा फ्यूल जो है इसमें खर्च कर देते हैं, और खर्च करने के बाद फिर जो है ड्वार्फ स्टार में वो तब्दील हो जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि हम देख लेंगे तो देखिए कि कथन 2 कहाँ सही है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है इसमें कह रहा है कि कथन फर्स्ट सही नहीं है, ठीक है, और दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन 13 पे। ये भी साइंस से है, कहता है कि कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है, यानी घुल मिल जाता है, जो रक्त वाहिकों को विस्फारित करता है। विस्फारित का मतलब समान अर्थ होता है फैला देना, और रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। तो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। वो केमिकल्स है जो हमारे शरीर में जाने के बाद जो है रक्त, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको फैला देता है, जिससे रक्त प्रवाह जो है वो बढ़ जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन जो है ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए हम आते हैं 14। कहता है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। विमान पत्तनों और विमानों में यात्रियों के पास मौजूद जो स्वापक पदार्थ, जिसको नैरकोटिक्स कह सकते हैं, उसकी पहचान। दूसरा कहता है वर्षन का मॉनिटरिंग। तीसरा कहता है पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, यानी कि ट्रैकिंग। कहता है कि उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रेडार का उपयोग कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली है कि रेडार का उपयोग करके आप वर्षा को मॉनिटर कर सकते हैं, तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। और तीसरा है जो पशुओं का प्रवास हो रहा है उस पर भी नज़र रख सकते हैं कि पशु किधर से किधर की ओर माइग्रेट कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो तीसरा भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो विमान पतन होता है, यानी कि जो एयरफोर्ट होता है, और साथ ही साथ यदि आप प्लेन में कुछ नारकोटिक्स की चीज़ लेकर बैठे हैं, तो रडार के जरिए इसको आइडेंटिफाई जो है नहीं किया जा सकता है, ये नॉर्मल सा चीज़ है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही बेहुदा है, बिल्कुल ही बकवास है, खत्म हो गया। दूसरा और तीसरा सही है, तो आप देख लीजिए कि केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी जो होगा उसके हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल और केवल 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, और ये 15 कह रहा है कि 3 विमान हैं, राफेल, मिग-29, तेजस MK1। कह रहा है उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बनाया होगा। आपको पता है कि ये जो राफेल है, ठीक है, जो डसाल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है, और ये फ्रांस की कंपनी है, इसे हमने खरीदा है। ये 4.5 जनरेशन की है, ना तो चौथी पीढ़ी की है और ना ये 5वीं पीढ़ी की है, दोनों के बीच की है, 4.5 जनरेशन की। जबकि मिग-29 जो है वो 4th जनरेशन में आ जाता है, और तेजस जो होता है आपका, ये भी जो है 4.5 जनरेशन का है, ठीक है। तो इसमें एक भी जो है 5th जनरेशन का नहीं है, 2 जो है 4.5 जनरेशन के हैं और एक 4th जनरेशन के हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता है निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेल का प्रयोग होता है? हाइड्रोजेल, बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो हाइड्रोजेल के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। तो 3 ऑप्शंस हैं। रोगियों में नियंत्रित औषधि, यानी कि कंट्रोल्ड वे में जो है मेडिसिन जो है देने के लिए, डिलीवर करने के लिए। उसके बाद जल वातानुकूलन प्रणाली के लिए, जो मोबाइल जो है एयर कंडीशनिंग होता है उसकी बात कर रहा है। और तीसरा कर रहा है कि लुब्रिकेंट्स के रूप में उद्योगों में किया जाता है। तो तीनों स्तर पर इसका हम प्रयोग, हाइड्रोजेल का प्रयोग जो है कर सकते हैं। 1 2 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये जो हाइड्रोजेल होता है, ठीक है, एक छोटे से गोली नुमा संरचना होती है, जैसे जेल का गोली जो होते हैं, खाने वाला भी देखे होंगे जेल की गोली होती है,
मार्केट में बच्चों के लिए इस तरह की ढेर सारी चीज़ें उपलब्ध है जिसके अंदर पानी सा भरा होता है, चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। ये जो हाइड्रोजेल है कुछ इसी तरीके का चीज़ होता है। इसका आजकल कृषि के क्षेत्र में और इन सारे क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजेल की गोली की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि अपने भार से करीब करीब 400 गुना अधिक तक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो खेती बाड़ी करते समय जहाँ पर सूखे की समस्या ज़्यादा होती है, यदि इसकी छिड़काव हम कर दें उन खेतों में, तो क्या होता है कि जब खेतों में इरिगेशन होगा, सिंचाई होगा या बारिश के समय में वर्षा जब होगी, तो ये जो है अपने से 400 गुना अधिक जो है क्या करता है, जल को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर समाहित कर लेता है। और जब सूखा पड़ती है, खेत सूखने लगते हैं, तो ये फट जाता है और फट कर जो है उनके जड़ों को जो है वो सिंचित करते रहता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजेल जो होता है बहुत ही कारगर चीज़ है खेती में और इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक वैसे ही जो है औषधि डिलीवरी के लिए भी होता है, इसको अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो जिस जगह पर, जिस टिश्यू पर या जिस अंग पर इसको भेजा जाएगा वहीं पर जाकर ये फटेगा और उसमें जो भी दवाई होगी वो दवाई का असर उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। इसी तरह से लुब्रिकेंट्स के रूप में और जो मोबाइल एयर कंडीशनिंग है इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाले निर्वातक नली उत्सर्जन है? ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाले जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, हाइड्रोजन बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं और वाहन क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन है। तो कहता है कि इसके बाद अंतिम में जो उसके पाइप जो होते हैं जहाँ से जो धुआं निकलता है वो कौन सा जो है बायो प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसमें 4 दे रखे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम ऑक्सीजन और जलवाष्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जो वाहन हाइड्रोजन बैटरी के द्वारा चलित है, ठीक है, इसकी एनर्जी से चल रहा है, तो अंत में जो है वाटर वेपर ही उससे रिलीज होता है, यानी कि पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली है, कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इससे नहीं होता है। इसी की बात कर रहा है तो उसके पाइप से क्या निकलेगा, निर्वातक नली से अंत में क्या उत्सर्जित होगा, तो वो होगा वाटर वेपर, ऑप्शन डी। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो ये पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर्स के नाम से ही पता है, 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं वो क्या है, वर्षा जल संचयन प्रणाली, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, धान फसलों की उत्थान सिंचाई, सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण। दीर्घ अवधि में लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक ऊर्जा को भंडारण करने के लिए पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द का जो है हम प्रयोग आजकल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक एलिवेटेड यानी कि एक ऊंचे वाले क्षेत्र में जो है पानी को स्टोर किया जाता है और एक नीचे वाले क्षेत्र में पानी को स्टोर किया जाता है और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। बारिश के दिनों में जब ज़्यादा पानी होती है तो ऊंचे वाले क्षेत्र से जो है इलेक्ट्रिक जनरेट होता है और जब वर्षा के दिन समाप्त हो जाते हैं, सूखे का समय आ जाता है, तो ठीक है, तो जो ये कनेक्ट होते हैं नीचे वाले से, तो नीचे वाले एरिया से जो है वो कनेक्ट होने की वजह से वहाँ पर जो पानी होती है फिर उससे काम चलता है। तो लॉन्ग टर्म ऊर्जा भंडारण जो इसके जरिए किया जा सकता है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर के जरिए, इस तरीके का मैकेनिज्म का प्रयोग करके जो है लॉन्ग टर्म एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की गई है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या है? तो ये जो अपशिष्ट जल को शोधित करने का एक प्रौद्योगिकी, एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जो वेस्ट वाटर होता है, गंदे जल होते हैं, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, शोधित कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। यही है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित यानी किसके इंस्ट्रूमेंट हैं? अब देखिए काफ़ी जो है ये डिफ़िकल्ट हिंदी में शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप इंग्लिश में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर समझने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग इंग्लिश में आकर देखते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन क्या है। अब इंग्लिश ज़्यादा आसान है, कहता है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोविंग और लेंडिंग ऑब्लिगेशन, कोलेट्रल बॉन्डिंग है और लेंडिंग ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये इंस्ट्रूमेंट हैं किस चीज़ के, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो आप यहाँ लिखेंगे ये है मनी मार्केट से जुड़ा हुआ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स है। कोलेट्रल बोरोइंग क्या होता है कि बैंकों से जो आप उधार लेते हैं, तो उधार जो है बैंक क्या होता है, कई बार जो आपकी संपत्ति यानी मॉर्गेजिंग के बदले में उधार देती है
बदले में कोई संपत्ति आपके पास जो है वो रख लेती है, मॉर्गेज कर लेती है। यदि आप डिफ़ॉल्टर हो गए, चुकाने में सक्षम नहीं है, तो संपत्ति को नीलाम कर कर पैसा वसूल किया जा सके, जिससे ही कोलेटरल बोरोइंग कहते हैं। और लैंडिंग ऑब्लिगेशन जो है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई, यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया गया है। ये जो मैरिन एक्वाकल्चर है, जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो समुद्र में जीव जंतु है उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो है ये किया गया। इसका संबंध है लैंडिंग ऑब्लिगेशन से। इसमें क्या होते हैं कि जब मछुआरे जब मछली मारने के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए समुद्र में जाते हैं, तो कई बार ढेर सारी ऐसी मछलियों को भी पकड़ लिया जाता है जिसका मार्केट में वैल्यू किसी न किसी वजह से नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे स्थिति में वो जो पकड़ कर लाते हैं वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए ही जो लैंडिंग ऑब्लिगेशन किया गया कि ऐसे मछली को, ऐसे स्पीसीज का जो शिकार ना किया जाए, उनको ना पकड़ा जाए जिसका मार्केट में वैल्यूएशन अलग अलग कारणों से नहीं है, या तो उसका डिमांड मार्केट में नहीं है, या जो उसका एक्चुअल साइज होना चाहिए उससे कम छोटा साइज का है जिसकी वजह से उसका डिमांड नहीं है, या फिर वो जो है ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से डिमांड नहीं है। तो ऐसे जो है हज़ारों टन जो है प्रत्येक वर्ष जो है मैरिन जो होता है, जो फिशरीज इंडस्ट्री में होता है, जो मत्स्य इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो ये मैरिन एक्वाकल्चर को, या कह लीजिए कि मैरिन इकोसिस्टम को जो है सुधारने के लिए जो है ये यू के द्वारा लैंडिंग ऑब्लिगेशन की शुरुआत 2015 में की गई है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया मनी मार्केट। ये 20 प्रश्न हो गए। इसके बाद हम अगले प्रश्न को भी देखेंगे।